नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 9th की साइंस की चैप्टर नंबर 1 दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। और इस चैप्टर की ये सेकंड पार्ट है। जो पहला पार्ट है, अगर आप वो नहीं देखे तो उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने उसमें इंट्रोडक्शन, सारे स्टेट्स ऑफ मैटर के फीचर्स, कंपैरिजन सब कुछ मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ, तो उसे ज़रूर देखिएगा। उसको अगर नहीं उसका देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही साथ पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग बाकी के जो चैप्टर है उसको पूरी तरह से फिनिश करेंगे, पूरी तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है इस वीडियो का पहला टॉपिक है वो है कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। ठीक है, हम लोग ने 3 स्टेट्स पढ़े, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। तो क्या ये तीनों स्टेट्स चेंज कर सकते हैं, वाइस वर्सा होता है या नहीं? तो आप बहुत आसान सा है कि वाटर ले लेते हैं। वाटर जो है हम लोग को पता है कि 3 स्टेट्स में मिलते हैं। ठीक है, 3 स्टेट्स में कौन कौन सा है? एक है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में मिलते हैं। सॉलिड स्टेट में जो होता है उसे हम लोग आइस कहते हैं, लिक्विड स्टेट में जो होता है उसे वाटर, एंड गैस स्टेट में जो होता है वो बेसिकली वेपर, वेपर फेस में होता है। ठीक है, तो वाटर वेपर जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये तीनों ही स्टेट में प्रेजेंट तो होते हैं वाटर, लेकिन क्या कैसे ये चेंजेस होते हैं, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, या फिर गैस टू लिक्विड, या लिक्विड से सॉलिड, किस तरह से होता है, उन सब को हम लोग इसमें समझेंगे। तो क्या ये पॉसिबल है स्टेट चेंज होना? तो बिल्कुल पॉसिबल है, हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। तो सबसे पहला है, हम लोग जानेंगे कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाने या कम होने से इन स्टेट्स पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग व्हाट हैपेंस टू अ मैटर व्हेन वी हीट, जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं फॉर अ सॉलिड्स। ठीक है, तो अगर सॉलिड्स के लिए देखा जाए तो सॉलिड्स क्या है, हम लोग ने पढ़ा कि सारे ही जो पार्टिकल्स है वो काफी कम्पैक्टली पैक्ड होता है, तो उनका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे या फिर हीट देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो पार्टिकल्स के बीच में इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हुआ करता था, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाता है। तो ये दो चीजें होती है सॉलिड के केस में। ठीक है, एंड दे ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड चेंजिंग देयर पोजिशन। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो रैंडमनेस जो है वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, फिर स्लोली द हीट ऑफ द पार्टिकल्स बिकम फ्री एंड द सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड लिक्विड। ठीक है, तो जो बर्फ जो है, अगर हम लोग फ्रिज में से निकाल कर कुछ देर के लिए बाहर छोड़ देते हैं तो वो लिक्विड में बन जाता है, और उसको अगर और हीट करेंगे तो वो गैस फेज में आ जाता है, स्टीम में आ जाता है। तो वो कैसे होता है, उसके पीछे जो साइंस है वो यही है कि जैसे जैसे टेम्परेचर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स विल डिक्रीज, दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड दे स्टेट जो है वो विल बी चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। ये सारा कुछ होता है। फिर इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ये सब अगर आपको क्लैरिटी रहेगा तब आपके हायर क्लासेस में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम एट लिक्विड एट एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 atm। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर पे उसको हम लोग बेसिकली उस पॉइंट को बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, सॉलिड जो लिक्विड में बदलता है एट वन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या 1 atm भी कह सकते हो, 1 atm। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ठीक है, बर्फ का पिघलने का क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, तो 273.15 केल्विन। ठीक है, तो केल्विन जो होता है वो ऐसा यूनिट है टेम्परेचर मापने के लिए। बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ऐसा यूनिट जो होता है टेम्परेचर का वो डिग्री सेल्सियस कहते हैं, लेकिन ये गलत है। जो ऐसा यूनिट है टेम्परेचर नापने के लिए वो है केल्विन। साइंटिस्ट के नाम पर पढ़ा था, तो आप कैपिटल लेटर के से डिनोट कर सकते हैं। और 273 डिग्री केल्विन जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ठीक है, और जीरो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का कन्वर्सन तो आपको पता ही होगा, जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा ही होगा। तो तीन अलग अलग मेजरमेंट्स होते हैं, एक डिग्री सेल्सियस, एक फ़ारेनहाइट और एक केल्विन। केल्विन जो होता है बेसिकली हम लोग केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज़ करते हैं ये, और ये ऐसा यूनिट है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट नहीं होता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड
ठीक है, कोई भी सॉलिड जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस पूरे प्रोसेस को बेसिकली हम लोग फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, और जो टेम्परेचर पे ये काम हो रहा है एट ए नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस टेम्परेचर को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट, उस पॉइंट को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जो वाटर है या आइस है उसके लिए 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि जैसे ये फोटो से देख सकते हैं, जो सॉलिड है लिक्विड, हमारा बर्फ, वो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर देते हैं तो ऑफ द फॉर्म एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है, ठीक है, तो ये पूरे मेल्टिंग प्रोसेस में क्या होता है कि वंस अ सॉलिड रीचेस इट्स मेल्टिंग पॉइंट इट्स टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज फर्दर। ठीक है, तो क्या होता है, हम लोग को ऐसा लगता है कि जब जैसे ही वो सॉलिड से लिक्विड में बदल गया और वो धीरे धीरे लिक्विड में बदल रहा है तो इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ते रहता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, जब तक वो लिक्विड स्टेट तक आ जाता है, जब जितना उसका मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वहीं तक आके वो स्टॉप हो जाता है। बट जो हम लोग एनर्जी दे रहे हैं, तो टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन टेम्परेचर बढ़ क्यों नहीं रहा, वो टेम्परेचर जो वो हीट कहाँ जा रहा है। ठीक है, वो कहाँ जा रहा है, वो जो हीट हम लोग दे रहे हैं, वो जो टेम्परेचर दे रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है। तो वो जो हीट है present in the solid at the time of melting is used by the particle to diminish the force of attraction। जो हीट हम लोग दे रहे हैं बेसिकली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड में, उसको तोड़ने में काम कर रहा है, उसको तोड़ रहा है, तभी ना वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब तक हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम नहीं करेंगे, जब तक हम लोग काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ाएंगे, रैंडमनेस ज़्यादा नहीं होगा, तब तक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा ही नहीं। तो जो सारा हीट है वो हिडन हीट है बेसिकली, वो सब क्या कर रहा है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में चला जा रहा है। ठीक है, तो दिस हीट एनर्जी इज देयरफॉर कंसिडर्ड हिडन, और इसी को हम लोग बेसिकली कहते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, तो लेटेंट हीट क्या होता है, द हीट एनर्जी विच इज यूज टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर इज नोन एज लेटेंट हीट, क्योंकि ये छुपा होता है, लेटेंट का मतलब होता है हिडन। ठीक है, तो ये छुपा होता है, हम लोग को दिखाई नहीं देगा ऐसे। तो ऐसे टाइप ऑफ एनर्जी को बेसिकली हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, तो ये लेटेंट हीट बहुत अलग अलग तरह का होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है। ये डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और ये भी क्वेश्चंस यहाँ से भी बनता है कि ये जो हीट है वो क्यों नहीं, टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता है, वो हीट कहाँ चला जाता है, तो आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये जो इंटरनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने में वो सारा हीट वहीं पर कंज्यूम हो जा रहा है। ठीक है, फिर हम लोग देख लेते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हम लोग ने अभी पढ़ा कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को बेसिकली हम लोग फ्यूजन कहते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डेफिनेशन क्या होगा, तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। ये सारे पॉइंट्स नहीं लिखेंगे तो मार्क्स फुल नहीं मिलेगा, डेफिनेशन में कुछ भी गलती नहीं हो सकता। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर, एंड एट ए मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो हर सॉलिड के लिए अलग अलग मैटर के लिए उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है। आइस के लिए 0 डिग्री है, किसी और के लिए अलग भी हो सकता है ना। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है अलग अलग मैटर्स के लिए अलग अलग होता है। तो इसको बेसिकली हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का छोटा सा एक डेफिनेशन है, देख सकते हैं कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, कॉलम ऑफ एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है, ठीक है, तो उसी को बेसिकली हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, और बेसिकली हम लोग 1 atm जो है वो नॉर्मल हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, जैसे रूम टेम्परेचर हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस मान के चलते हैं, उसी तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है हम लोग 1 atm लेके चलते हैं। अलग अलग यूनिट भी है, पास्कल भी है, बार भी है, लेकिन उसमें हम लोग को नहीं जाना है। सेकेंड थिंग जो है, जब हम लोग, ये तो हम लोग ने पढ़ा कि जब सॉलिड को टेम्परेचर इंक्रीज करता है तब क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड को जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तब क्या होगा। तो जैसे कि सॉलिड में हो रहा था, सिमिलर चीज यहाँ पर भी होगा। जैसे ही लिक्विड में हम लोग टेम्परेचर राइज कराएंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स जो लिक्विड का थोड़ा बहुत हाई तो ऑलरेडी रहता ही है, और ज्यादा हाई हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर हम लोग बढ़ा रहे हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो और कम होते जाएगा धीरे धीरे।
ठीक है। एज वी कीप ऑन सप्लाइंग द हीट, अ पॉइंट कम्स व्हेन द पार्टिकल्स ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो नेग्लिजिबल या ना के बराबर हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी या रैंडमनेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो इस होल प्रोसेस को ये कब आएगा, जब लिक्विड जो है वेपर फेज में आ जाएगा। लिक्विड जब वेपर या गैसियस फेज में आता है तब ये होता है। और इस प्रोसेस को, this process of when liquid starts changing into a gas or a vapor is called what? Vaporization। और ये किस टेम्परेचर पे होता है, किस पॉइंट पे होता है? इस पॉइंट को बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। The temperature at which the liquid start boiling at atmospheric pressure is known एज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। तो पानी के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बेसिकली 373.15 केल्विन होता है, जिसको हम लोग डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस मेनली कहते हैं। ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत ये रिलेशन है। ठीक है। तो ये बेसिकली होता है जब सी लेवल पे हम लोग मेजर कर रहे हैं, जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम होता है। ठीक है। और अगर हम लोग सी लेवल से ऊपर या नीचे कर रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री नहीं होगा, कम ज्यादा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दिमाग में रहने वाली बात है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम होगा तब हमारा बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इस प्रोसेस को मेनली वेपराइजेशन कहता है। तो जिस तरह से हम लोग ने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा, उसी तरह से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ लिक्विड, 1 kg ना रख के आप कह सकते हैं 1 लीटर ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैस एट atmospheric pressure at its boiling point is known as basically latent heat of vaporization। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे डेफिनेशंस को जानना। ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप अभी तक कि सॉलिड जो है, जैसे ही हम लोग हीट देंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड को हीट देंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही हम लोग कूल करने लगेंगे, ठीक है, तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये हम लोग आसानी से रोजमर्रे के टाइम में देखते हैं कि बर्फ को अगर हम लोग निकाल के उसको हीट करते हैं तो वो पानी में बदलता है। फिर पानी के बाद में वो और हीट करेंगे तो वो गैस फेस में आ जाता है। उसको ठंडा करेंगे तो वो गैस से वो पानी में बदल जाएगा। उसको और ठंडा करेंगे, फ्रीज में रख देंगे तो सॉलिड बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। ये तो पता ही होगा। तो अब एक चीज है कि पार्टिकल्स इन स्टीम, that is water vapor at 373 डिग्री 373 केल्विन हैव मोर एनर्जी। ठीक है। क्योंकि उसने क्या है, ये जो सॉलिड स्टेट में जो एनर्जी होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है। क्योंकि हम लोग कॉन्टिन्यूसली हीट देते जा रहे हैं, है ना। तो सॉलिड में सबसे कम होगा, लिक्विड में मीडियम रहेगा, और गैस में जो होता है गैसीय स्टेट या जिसको स्टीम कहा जाता है उसमें एनर्जी जो होता है सबसे ज्यादा होता है देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। इसीलिए क्या होता है, स्टीम से जो हमको बर्न्स मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, और वो काफ़ी बहुत जल्दी से बर्न करेंगे, बहुत सीवियर हो जाता है। टेम्परेचर दोनों का सेम है, लिक्विड का और गैसेस फेज का, लेकिन क्योंकि इसके पास लेटेंट हीट जो है, लेटेंट हीट छुपा हुआ हीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग को सावधान रहना पड़ता है। दिस इज बिकॉज पार्टिकल इन स्टीम हैव अब्सॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि स्टीम से बर्न्स बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर लिक्विड और गैस का सेम ही रहता है, तो क्योंकि उसके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी वो पहले से ही गेन करके रखता है। तो स्टीम बहुत ध्यान से रखना जरूरी है। ठीक है। फिर अब हम लोग देखेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन डिक्रीज द टेम्परेचर। अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा। ठीक है। और गैस स्टेट को हीट करेंगे तो ऐसा कुछ पता नहीं है अभी तक तो फिलहाल कि गैस स्टेट को और हीट करेंगे तो वो किस फेज में चल जाएगा। वो मेनली आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग प्लाज्मा स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें चार्ज्ड अप हो जाता है, आयनाइज्ड हो जाता है, हाईली आयनाइज्ड। तो गैस स्टेट को भी अगर हम लोग हीट बहुत ज़्यादा करेंगे तो वो आयनाइज स्टेट में, प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। वो हम लोग को नहीं जानना है अभी फिलहाल। हम लोग अब जानेंगे कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी डिक्रीज द टेम्परेचर। ठीक है। तो गैस में को अगर हम लोग ठंडा करेंगे तो क्या होगा, द काइनेटिक एनर्जी जो बहुत ज्यादा होता है गैस में, वो पार्टिकल्स का वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज होने लगेगा और वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को मेनली हम लोग कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन कहते हैं, है ना। कंडेंसेशन पढ़े होगा वो, जब आपने वाटर साइकिल पढ़ा होगा, जब वाटर वेपर्स ठंडा होने लगते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द गैस इनटू अ लिक्विड बाय कूलिंग डाउन इट्स टेम्परेचर
इस प्रोसेस को ही कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन कहते हैं, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड इज ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द अर्थ। ठीक है। फिर जब हम लोग लिक्विड को और कूल करेंगे तो वो क्या बनेगा, तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो और कम होते जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो और बढ़ते जाएगा और वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल द फॉर्मेशन ऑफ आइस, है ना। तो आइस का फॉर्मेशन जिसको जिसको प्रोसेस को हम लोग बेसिकली सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। फिर एक स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उसको हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है बेसिकली, कि जो स्टेट है वो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से वो गैसियस स्टेट में आ जाता है। ठीक है। वो लिक्विड स्टेट में नहीं आता है, वो डायरेक्ट क्या होता है, सॉलिड से जब गैस स्टेट में आ जाता है बेसिकली, उस प्रोसेस को मेनली हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि कैम्फोर को अगर हम लोग बर्न करते हैं, अगर हम लोग जैसे आरती में पूजा के दौरान हम लोग कपूर को जलाते हैं, है ना। तो आरती के दौरान तो वो क्या होता है, वो सॉलिड में होता है, जब उसको जला देते हैं वो डायरेक्ट धुआं बदल मतलब उसमें गैस फॉर्म हो जाता है। ठीक है। वो लिक्विड फेस में नहीं आता है, वो डायरेक्ट सॉलिड से वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं, इन्वर्टेड एक फनल लगा देंगे, उसमें कॉटन प्लग भी पुट कर देंगे और कैम्फर को जला देंगे, तो यहाँ पर सारा हमारा कैम्फर सॉलिडिफाइड हो जाएगा। ठीक है। तो गैसेस उसको आपको पाउडर स्क्रैच करके लगा यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको मेनली हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। तो सॉलिड से गैस वाले जो होता है उसको हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं, और इसका जो वाइस वर्सा होता है, गैस टू सॉलिड। ठीक है। द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इट इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। सब्लिमेशन का जो उल्टा होता है उसको हम लोग डिपोजिशन बोलते हैं, गैस टू सॉलिड उसको डिपोजिशन एंड सॉलिड टू गैस उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहता है। ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग टेम्परेचर कर लिए, अब हम लोग को पढ़ना है कि प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। जब हम लोग गैस में प्रेशर देंगे, इफ वी अप्लाई प्रेशर, वी कैन ब्रिंग द पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्लोज टू ईच अदर। ठीक है। हम लोग देख सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट में, पिस्टन को जैसे जैसे दबाएंगे इस सिलेंडर में, तो जो गैस पार्टिकल्स है वो कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि गैस में क्या है, ऑलरेडी इंटरमोलिकुलर स्पेसेस है, बहुत ज्यादा स्पेसेस है, तो ये आपस में सब कॉम्पैक्ट होने लगेंगे। ठीक है। तो इंक्रीजिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द पार्टिकल्स, इनका जो रैंडमनेस था वो कम होते जाएगा धीरे धीरे, काइनेटिक एनर्जी कम होते जाएगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ते जाएगा। ठीक है। तो व्हेन वी कंप्रेस एंड डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ गैस, द गैस चेंजेस इनटू अ लिक्विड। और ये ही प्रोसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर देना, प्रेशर बना, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर बहुत बार पूछा जाता है। इस प्रोसेस से क्या होता है, हम लोग गैस को लिक्विफाई करते हैं। तो हाउ कैन वी लिक्विफाई ए गैस, तो बाई इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड बट टेम्परेचर को कम करके। ठीक है। तो टेम्परेचर को कम कर दिया जाएगा और प्रेशर को बढ़ा दिया जाएगा, तो इन दोनों प्रोसेस से हम लोग गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। तो ड्राई आइस बेसिकली क्या होता है, तो ड्राई आइस होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तो बेसिकली गैस फेज में होता है, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको हम लोग बेसिकली ड्राई आइस कहते हैं, काफी ये हार्मफुल होता है। ठीक है। तो इट कैन डायरेक्टली टर्न इनटू अ गैस। हम लोग सॉलिड जो है ड्राई आइस उसको हम लोग गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉलिड टू गैस। कैसे, तो प्रेशर जो होता है उसको कम कर दिया जाए। ठीक है। तो प्रेशर कम कर देंगे तो सॉलिड से वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन वही हमको अगर उल्टा करना है, ठीक है, गैस से हम लोग को लिक्विड में लाना है, तो हम लोग को प्रेशर जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। और टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। तो ये पता चल गया होगा कि लिक्विफिकेशन ऑफ गैस कैसे होता है और ड्राई आइस का क्या प्रोसेस होता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि टेम्परेचर का इफेक्ट किस तरह से सॉलिड लिक्विड गैस पे पड़ता है, प्रेशर का इफेक्ट किस तरह से पड़ता है, स्पेशली गैस पे पड़ता है। ठीक है। प्रेशर को जो इफेक्ट होता है, लिक्विड में भी कंप्रेसिबिलिटी थोड़ा कम होता है। ठीक है। एंड सॉलिड में तो बिल्कुल ही नहीं होता है। ठीक है। तो उसको इसीलिए डिस्कस नहीं किया जा रहा है। तो हम लोग अभी तक क्लियर आ चुका होगा कि सारे ही स्टेट्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो हम लोग इंटर कन्वर्टेबल है। ठीक है। तो सॉलिड से लिक्विड में जाने को बेसिकली हम लोग फ्यूजन कहते हैं, और इसका ऑपोजिट जो प्रोसेस है उसको हम लोग सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। लिक्विड से गैस फेस में जाने को हम लोग वेपराइजेशन कहते हैं, और
गैस से लिक्विड स्टेट में जाने को कंडेंसेशन कहते हैं। फिर सॉलिड से अगर हम लोग गैस में जाते हैं डायरेक्ट विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट तो हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। एंड गैस से अगर सॉलिड स्टेट में आते हैं विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट इसको हम लोग डिपोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये इमेज है, जिससे अगर आपको ये क्लियर हो जाएगा तो बाकी सब कुछ इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, फिर हम लोग इवापोरेशन पढ़ेंगे। तो बहुत लोगों को लगेगा कि बॉइलिंग एंड इवापोरेशन आर द सेम थिंग, बट नॉट। इवापोरेशन कुछ हद तक हम लोग कह सकते हैं कि एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि हम लोग ने अभी पढ़ा कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो कभी भी रेस्ट में नहीं होते, वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, उनके पास में काइनेटिक एनर्जी रहती है। ठीक है, तो द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। इवापोरेशन किसका होता है? लिक्विड का ही बेसिकली होता है, सॉलिड का थोड़ी होता है। तो सॉलिड लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड, है ना। तो देयरफॉर दे आर एबल टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड कन्वर्ट इनटू वेपर विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, इसीलिए इवापोरेशन इज अ डिफरेंट थिंग देन बॉइलिंग। बॉइलिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नल हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, उस एक्सटर्नल फोर्स क्या है? वो हीट है। लेकिन इवापोरेशन में क्या होता है? वो नेचुरली हो रहा है। ठीक है, वो नेचुरली होता है। तो देख सकते हैं, evaporation is the phenomena of change of a liquid into vapor at any given temperature below its boiling point। अगर बॉइलिंग पॉइंट पे हो रहा है तो अब हम लोग उसको बॉइलिंग कहेंगे, जो कि बेसिकली 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है जनरली। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट से कम में हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग इवापोरेशन कहेंगे। इवापोरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द बॉइलिंग। आप इस फोटो से ही देख सकते हैं कि कहाँ होता है, तो वाटर से ही, वाटर सरफेस से ही बॉइलिंग होता है। तो जब सन की रोशनी पड़ती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है वाटर की, लिक्विड की, वो बढ़ जाती है। और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो एकदम खत्म हो जाती है, और इसीलिए वो वेपर फेज में आ जाता है। और ये सब हम लोग को ऐसे दिखाई नहीं देगा। ठीक है, नेकेड आई से कभी भी नहीं दिखाई देता है। लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करेंगे इवापोरेशन एंड बॉइलिंग पे, तो बॉइलिंग में क्या हो रहा है? हम लोग एक्सटर्नल फोर्स हीट लगा रहे हैं। ठीक है, रैंडमनेस उसका एक किधर भी होता है। लेकिन वेपराइजेशन देखेंगे तो वेपराइजेशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, नीचे से ऊपर में हो रहा है। यहाँ पर कोई भी बबल का फॉर्मेशन नहीं होता इवापोरेशन में। लेकिन बॉइलिंग में आप देख सकते हैं, जब भी हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो बॉयल होना शुरू होता है। ठीक है, मतलब वो पता आ जाता है कि हाँ, इसका बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस बहुत पता होना चाहिए। बहुत बेसिक है, लेकिन मैक्सिमम को पता नहीं रहता है कि इवापोरेशन एंड बॉइलिंग उनको सेम ही लगता है। ठीक है, तो इवापोरेशन इज मोर ऑफ नेचुरल थिंग। फिर हम लोग देख लेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन कौन कौन से फैक्टर है। तो ये चार हम लोग को बुक में, एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। सबसे पहला है इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो अगर हम लोग सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो इवापोरेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इवापोरेशन, जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो भी इंक्रीज करेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। विद द इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस। ठीक है, रीजन क्या है? द पार्टिकल्स हैव मोर स्पेसेस एंड दस कैन इवापोरेट इजीली। क्योंकि अगर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो हमारा इवापोरेशन रेट फास्टर होगा। फॉर एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हम लोग कपड़े धोते हैं तो उसको रस्सी पे हम लोग सुखाते हैं, तो उसको फैला कर सुखाते हैं। एक कपड़े को अगर हम लोग ऐसे छोटे एरिया में सुखा रहे हैं और एक को फैला कर सुखा रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो फैला कर सुखाया गया वो ज़्यादा जल्दी इवापोरेट होगा उसका, और वो जल्दी जल्दी सूखेगा, है ना, इसीलिए किया जाता है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा देख लेते हैं कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा? ये भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि जिस दिन ज्यादा गर्मी होता है, ठीक है, तो उस दिन इवापोरेशन, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो इवापोरेशन रेट भी बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होता है लिक्विड का वो बढ़ जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। फिर तीसरा है वो है इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो विद द राइज ऑफ ह्यूमिडिटी रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीजेस। इसीलिए देख सकते हैं जब बरसात का दिन होता है, जब ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, जो इवापोरेशन रेट होता है वो बहुत कम हो जाता है। इसीलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, चिपचिपी वाली गर्मी लगती है। जो भी ह्यूमिड रीजन में रहते होंगे, कोस्टल शहरों में, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ह्यूमिडिटी बहुत रहती है, और ह्यूमिडिटी के कारण रेट ऑफ इवापोरेशन एकदम ना के बराबर होती है, और हमको
अच्छा नहीं लगता है, गर्मी लगने लगता है, एक्सेसिव गर्मी लगने लगता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है? क्योंकि ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर बेसिकली। तो अगर ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर ज़्यादा है, ठीक है, तो वो उसका इवापोरेशन में ही टाइम लग जाएगा। बाकी जो लिक्विड बचा है उसका इवापोरेशन में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ना, क्योंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है। ठीक है, तो वाटर कंटेंट इन द एयर इंक्रीजेस एंड सो द इवापोरेशन डिक्रीजेस। बेसिकली यही होता है जब ह्यूमिडिटी बढ़ता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर चौथा है इंक्रीज इन विंड स्पीड। जब विंड स्पीड बढ़ता है तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होता है? रेट ऑफ इवापोरेशन भी इंक्रीज होता है। तो देख सकते हैं जिस दिन विंडी मौसम होता है, कपड़े अगर आप बाहर सुखा रहे हैं, धूप भी नहीं निकली होगी फिर भी कपड़ा बहुत आसानी से सूख सकता है। ठीक है, तो वाटर वेपर आर ब्लोन अवे बाय द विंड्स अलाउिंग मोर इवापोरेशन। स्ट्रॉन्ग विंड होगा तो आराम से वो वाटर वेपर जो भी होगा वो ब्लो करके लेके चला जाएगा। तो ये चार फैक्टर्स हैं, रेट ऑफ फैक्टर्स फॉर अफेक्टिंग द इवापोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, किस तरह से इवापोरेशन से कूलिंग होता है। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी इवापोरेशन कोई किसी भी चीज का होता है, तो द इवापोरेशन यूजेस द एनर्जी ऑफ द लिक्विड पार्टिकल्स, है ना। इवापोरेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी बेसिकली यूज होता है। अब द लिक्विड पार्टिकल्स चाहे वो पानी हो या हमारा स्वेट हो, बेसिकली द पार्टिकल्स एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है, वो आसपास, क्योंकि आसपास में टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज्यादा रहता है ना, तो वो आसपास का एनर्जी वो लोग लेते रहते हैं बेसिकली। तो आसपास से एनर्जी लेंगे तो आसपास का ठंडा हो जाएगा ना, तो बेसिकली वही चीज है। द पार्टिकल्स अब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर द एनर्जी दैट इज बीइंग लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, लिक्विड से सॉइल गैस फेज में जा रहा है, वेपर फेज में जा रहा है, तो यहाँ पर एनर्जी वेस्ट हो रहा है ना। तो ये आउटसाइड एनर्जी से ही बेसिकली एक्सट्रैक्ट किया जाता है। दिस रिजल्ट इन द कूलिंग ऑफ द सराउंडिंग एरिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, जब हम लोग एसीटोन बेसिकली जो नेल पेंट रिमूवर में होता है बेसिकली, जब भी हम उसको अपने पाम में रखते हैं, हथेली पे रखते हैं, तो हमें ठंडक महसूस होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी हाथों की जो गर्माहट होती है उससे उसमें हीट रहता है, तो उसका जो हीट है वो एसीटोन बेसिकली कन्वर्ट कर देता है, वेपर फेस में लेके चल जाता है, इसीलिए हम लोग को ठंडा लगने लगता है। फिर गर्मियों के दिनों में क्या होता है, बहुत लोग रूफ पे, अपने घर के छतों पे, मिट्टियों पे पानी छिड़का जाता है, और जिसके कारण ठंडक मिलती है ना। फिर वी आर एबल टू सिप हॉट टी फास्टर इन अ सॉसर देन इन ए कप। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, गिव रीजन बेसिकली। क्योंकि सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है सॉसर में, जो प्लेट में अगर पीते हैं, और कप में क्या होता है, सरफेस एरिया कम होता है, तो इसीलिए यहाँ पर गर्मी ज्यादा, इवापोरेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन जो होती है वो कम होती है। सॉसर में रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा होती है, तो चाय इसमें ठंडी होती है तो आराम से हम लोग पी सकते हैं। ये सब सारी चीजें बहुत नॉर्मल है, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं। फिर वाई डू पीपल वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर? बहुत आसान है, ये भी अपने बचपन में पढ़ा ही होगा कि समर्स में क्या होता है, हम लोग बहुत ज्यादा स्वेट करते हैं, है ना, स्वेट पसीना बहुत आता है। तो एज द स्वेट इवापोरेट्स इट्स टेक एनर्जी फ्रॉम आवर बॉडी एंड कीप्स आवर बॉडी कूल। क्योंकि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो काफी ज्यादा होता है, तो बहुत ज्यादा हमारा हीट, अब हीट जो है, बॉडी का हीट जो है वो कहाँ चल जाता है, तो वो लिक्विड से वो गैस फेस में कन्वर्ट करने में ही सारा एनर्जी रिलीज हो जाता है, और हमारा बॉडी इसीलिए ठंडा लगने लगता है, एक ठंडी जैसी फीलिंग आने लगती है। और ये कॉटन जो है, वो कॉटन ये काम बहुत आसानी से करता है। कॉटन जो है, कॉटन कैन absorb द स्वेट इजीली एंड exposes इट टू द एटमोसफियर, causing evaporation to take place easily। लेकिन अगर इसके जगह हम लोग कोई दूसरा कपड़ा पहनते हैं जो कि पॉलिएस्टर हो या फिर वुलन क्लोथ्स हो, ये सब पहनेंगे तो ये कॉटन एब्जॉर्ब करता है, लेकिन बाकी सारे कपड़े एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो इसीलिए हम लोग कॉटन क्लोथ्स, लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो ये सब भी हम लोग, बहुत आसान आसान सा टॉपिक है ये। फिर वाई डू वाटर why do water droplets appear in the surroundings of a glass with ice cold water? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चंस में आते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में। जब भी देख सकते हैं गर्मी के दिनों में जब हम लोग फ्रिज में रखकर पानी पीते हैं, तो जो एक ग्लास में अगर ठंडा पानी है, ठीक है, चिल्ड वाटर है,
तो देख सकते हैं कुछ टाइम बाद क्या होता है, इसमें आउटर सरफेस में होता है जो ग्लास का, उसमें थोड़े बहुत वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से आते हैं? बेसिकली देयर आर वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर, है ना, ऑलरेडी हवा में वाटर वेपर प्रेजेंट है। तो when they come in contact with the walls of the glass that has ice, cold water in it, they condenses। ठीक है, तो क्योंकि पानी का जो ग्लास है उसका टेम्परेचर तो कम है, लेकिन जो वाटर वेपर है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, वाटर वेपर का। तो वो जब कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या होता है, वेपर से वो लिक्विड फेस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट द स्टेट चेंजेस, गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं, फॉर्मिंग टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द वॉल ऑफ द ग्लास। तो ये पॉसिबल कब होगा, जब वाटर, जो पानी हम लोग लिए हैं ग्लास में, वो ठंडा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट। अगर आउटसाइड, और ठंडी के दिनों में ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि बाहर का जो सराउंडिंग है वहां पर टेम्परेचर ऑलरेडी कम है, इसीलिए नहीं आता है हम लोग को। लेकिन गर्मी के दिनों में हम लोग आ जाता है, क्योंकि आउटसाइड का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और जो ग्लास का होता है या फिर बॉटल का होता है वो कम होता है। ठीक है, तो इसीलिए वाटर वेपर जो है गैस से वो लिक्विड फेस में आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग ने तीन स्टेट्स तो पढ़ चुके थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। थोड़े बहुत हम लोग जान लेते हैं दो और स्टेट के बारे में, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, बीईसी। तो ये जो दो स्टेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा 11th 12th में भी या 10th में भी नहीं पढ़ाया गया है। डायरेक्टली ये सब हम लोग मेनली कॉलेज लेवल पे पढ़ाई करते हैं। ठीक है, क्लास 11th 12th में भी बहुत ज़्यादा डील नहीं किया गया, थोड़े थोड़े पॉइंट्स है वो जान लेते हैं। प्लाज्मा जो होता है बेसिकली इट इज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इन विच पार्टिकल्स आर सुपर एक्साइटेड एंड सुपर एनर्जेटिक। ठीक है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैसेस। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब्स एंड नियॉन लाइट बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, तो नियॉन बल्ब्स, नियॉन गैस भी होता है, फिर अलग अलग और भी गैसेस, हीलियम होता है। तो जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ऐसे ट्यूब से या बल्ब से, तो गैस जो होते हैं वो आयनाइज्ड हो जाता है, आयनाइज्ड यानी चार्ज्ड अप हो जाता है, एंड दिस क्रिएट प्लाज्मा इनसाइड देम टू ग्लो। है ना, वो ग्लो करने लगता है जैसे सूरज होता है। ठीक है, सूरज की जो, वो भी प्लाज्मा से ही बेसिकली बने हुए हैं। सन हो गया, स्टार हो गया, ग्लो। और इसीलिए हम लोग इस सारे सेलेस्टियल बॉडी को कहते हैं, क्योंकि इनके पास खुद की लाइट रोशनी कैसे होती है, तो ये बिकॉज ऑफ द प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो है बेसिकली सुपर एक्साइटेड, सुपर एनर्जेटिक आयनाइज्ड गैसेस है बेसिकली। बस आपको इतना ही याद रखना है, जब लाइटनिंग थंडरिंग होता है तब भी होता है, प्लाज्मा टीवी के बारे में भी आपने सुना होगा। फिर फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जो है उसको हम लोग बेसिकली बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड सत्येंद्रनाथ बोस का ही कंट्रीब्यूशन है बेसिकली। एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसिंग गैसेस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटीज टू मच लोअर टेम्परेचर। ठीक है, तो बीईसी में क्या होता है बेसिकली, कंडेंस्ड गैस होता है, बहुत, जिनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, टेम्परेचर भी बहुत कम होता है। तो प्लाज्मा जो होता है बहुत एनर्जेटिक, सुपर एनर्जेटिक गैसेस होता है, आयनाइज्ड गैसेस होता है। लेकिन बीईसी जो है वैसे गैसेस है जिनका डेंसिटी बहुत कम है, टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो दोनों ही अलग चीज है। तो होपफुली इसके साथ ही हमारा क्या हो रहा है, तो दोनों ही पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ समझ आ गया होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके पूछ सकते हैं कोई भी डाउट, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।